कि वो भी गोचर का ही विषय है। उसमें ये देखा जाता है कि ग्रह की वो नक्षत्र की गोचर क्या स्थिति है। उसमें इस तरह से कि जो ऊपर का है इसको अपन पूर्व मानते हैं, ये दक्षिण मानते हैं, ये पश्चिम है और ये उत्तर है। यहां से शुरुआत होती है। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका और रोहिणी, यहाँ पूरे के पूरे 28 नक्षत्र लिए जाते हैं और इसी क्रम में इनको आप लिखते जाइए। तो जो दक्षिण दिशा में जो नक्षत्र आएंगे, है ना, अब जैसे अश्विनी, भरणी, रोहिणी, रोहिणी के बाद मृगशिरा, इस प्रकार से आप लिखते जाइए। और 28 नक्षत्र होंगे, इसमें अभिजीत भी गिनती में आएगा। 28 के 28 लिख दीजिए। तो ये कहलाते हैं अंत, ये कहलाते हैं मन, ये सुलोचन और ये चंद्रलोचन। और ये सूर्यलोचन या लोचन भी लिखते हैं इनको, है ना। ये प्रश्न शास्त्र में इसका बड़ा महत्व है। अगर कोई चीज चोरी हो गई और वह नक्षत्र अगर आपका दक्षिण का आता है, अंध में आता है, तो चीज ज्यादा दूर नहीं गई है, प्रयास करने से मिल जाएगी। यानी कि आपको वो सुनाई देगी, है ना, वो पता भी चलेगा और सुनाई भी देगी और मिल भी जाएगी। अगर वह चीज इन नक्षत्रों में आ रही है, यानी पश्चिम वाले नक्षत्रों में आ रही है, तो वो मंद है, तो श्रवण दूरे दूरे, चीज का पता चल जाएगा कि किस तरफ गई है, पर मिलेगी नहीं। श्रवण दूरे दूरे मतलब दूर चलेगी, पता भी चलेगा पर मिलेगी नहीं। अगर वह इस सूर्यलोचन में चली गई, यानी उत्तर दिशा में चली गई, तो न तो पता चलेगा और न मिलेगी, न पता चलेगा न मिलेगी। ये सब आप एक चार्ट बना लेना। और अगर कोई चीज पूर्व वालों में गई है, तो वह चीज ज्यादा वह गए खोई ही नहीं है, आपके घर में ही कहीं है, वो आपकी आंखों से ओझल हो रखी है और बहुत जल्दी मिलने वाली। तो यह भी एक गोचर का ही प्रकरण है, नक्षत्र गोचर का है। तो यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप एक चार्ट बना के रख लें, अपने पास रखें। प्रश्न शास्त्र में कभी क्वेश्चन आए और आपके मान लीजिए पूछे भाई मेरा फलानी चीज खो गई, और आपने देखा यार पूर्व में गई है, तो आप खर्च से कह दो भैया देख लो, आपके आसपास ही पड़ी हुई मिल जाएगी। ठीक है ना, ये बना लोगे आप, ये बना के और मेरे को इसमें व्हाट्सएप पे डालना। बहुत सुंदर सुंदर बनाना, है ना। 28 नक्षत्र है, 7 नक्षत्र एक बार एक तरफ आएंगे। ठीक है, इसी क्रम में ये गोचर की विशेष बातें बता रहा हूं मैं आपको। इसी क्रम में अगर आपने लगन बनाया, हालांकि ये प्रश्न शास्त्र का है, लेकिन फिर भी आपने लगन बनाया, और लगन जो है वह गुरु चंद्र का बनता है, गुरु चंद्र की राशि का बनता है ना। तो चीज जो है ना वो तारे मारे, यानी बिल्कुल पास में। जो भी चीज है जिस बारे में पूछा गया है खोने के बारे में, तो चीज बिल्कुल पास में है, तारे मारे। अगर वही शुक्र और बुध का बनता है तो समीपत्र, तारे मारे का मतलब बिल्कुल छोटे से एरिया में, समीपत्र मतलब थोड़ी सी दूरी के बाद वह चीज है। अगर सूर्य का बनता है, नहीं शनि मंगल का बनता है, तो वो दूरे दूरे, चीज गई दूर, वो नहीं मिलेगी। और अगर सूर्य का बनता है तो स्वस्थायी स्थिरा, यानी कि वह चीज किसी भी स्थिति में पता नहीं मिलेगी और वह डिसमेंटल हो गई, खत्म हो गई, उसको खुर्द बुर्द कर दिया आदमी। तो ये भी प्रश्न शास्त्र का एक वो है कि गुरु चंद्र हो तो तारे मारे, जो वस्तु है वो तारे मारे, यानी बिल्कुल पास में है। अगर शुक्र बुध का हो तो समीपत्र, शनि मंगल हो तो दूरे दूरे, और अगर सूर्य हो तो स्वस्थायी स्थिरा, दूर भी गई, स्थिर भी हो गई और वह अब नहीं मिली। ठीक है ना। तो ये भी एक गोचर का ही विषय है। हालांकि प्रश्न शास्त्र को जब पढ़ाऊंगा तो मैं इसको विस्तृत रूप में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था।
इसी क्रम में सप्तला का मैं सोच रहा हूँ अगली क्लास में लें। अभी सप्तला का और सर्वतोभद्र चक्र अगली क्लास में लेंगे उसमें, और वेद मैं बताना चाह रहा था पर अगली क्लास में लूंगा। वेद, प्रतिवेद, वामवेद, वेद, प्रतिवेद और वामवेद, ये अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी तरह। हाँ, गोचर का एक विषय होता है कि कुछ असामान्य घटनाएं चक्र में या ब्रह्मांड में होती है। उनमें जैसे ग्रहण है, किसी तारे का टूटना है, बड़े तारे का, है ना, या कोई अन्य दो पिंडों का आपस में टकराना है ना, या अन्य कोई ऐसी विलक्षण घटना होती है, तो उसका क्या परिणाम होता है। वह अगर जन्म नक्षत्र में ऐसी घटनाएं होती है तो वह बहुत अशुभ रहती है। अगर जन्म नक्षत्र में किसी व्यक्ति के ग्रहण पड़ता है, कोई बड़ा तारा टूटता है, या कोई आकाशीय अद्भुत घटना होती है, अद्वितीय घटना होती है ना, तो वह अशुभ होती है। उस समय उस व्यक्ति को उस दिन विशेष जाप, विशेष पूजा करनी चाहिए और अपने घर में ही रहना चाहिए, उसको बाहर नहीं जाना चाहिए किसी भी स्थिति। ठीक है ना, ये विशेष, हम ज्योतिषी हैं इसलिए हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी के ग्रहण 3, 6, 10, 11 में पड़ रहा है, लगन और चंद्र से, लगन और चंद्र से 3, 6, 10, 11 में पड़ रहा है ऐसी कोई घटना, तो वह शुभ होती है। वह शुभ होती है। अगर ऐसी ग्रहण किसी के चंद्रमा से या लगन से 3, 6, 10, 11 में पड़ रहा है तो वह शुभ परिणाम देता है। ग्रहण के समय कोई व्यक्ति कर्जा चुकाता है, कोर्ट कचहरी के मामलों को निपटाता है, लड़ाई झगड़े के मामलों को निपटाता है, तो वह रोगों का निदान करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान की सेवा पूजा करता है, तो वह उसको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। ये विशेष गोचर के अंतर्गत ही है, इसलिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। अभी गोचर जो अभी गया, जो एक ग्रहण था, तो उस समय हमको ये ग्रहण के समय इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी गोचर का ही एक विषय है, इसलिए मैंने बताना उचित समझा। ये क्लियर है? कोई पूछ सकता है आपसे कभी भी, भाई ये गोचर है, ये मेरे खराब है कि अच्छा रहेगा, ग्रहण पड़ रहा है तो, या आप अपना स्वयं का भी देख सकते हो, बता भी सकते हो। इस बारे में किसी का कोई डाउट? हेलो हेलो, हाँ जी पंकज जी, हेलो। जी सर, समझ में आ रहा है। हाँ, क्लियर। जी सर। ये समझने से ज्यादा ये याद करना बहुत जरूरी है ना। ठीक है जी। जी, देखिए, गोचर जो है वह जो प्रश्न शास्त्र और गोचर जो है वो, उसमें ज्योतिष की कोई भी चीज नहीं छूटी। जो प्रकांड ज्योतिषी होगा ना, वही प्रश्न शास्त्र कर सकता है, वही गोचर का सटीक विश्लेषण कर सकता है। मतलब जिसको ज्योतिष के एक एक आयाम पता है, जो मैंने आपको शुभ करता और पाप करता निर्धारित करने के लिए बताया, ग्रह का, भाव का, है ना, वो सब यहाँ विपरीत जो योग बनते हैं, वह अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, किस प्रकार, वो सारे लागू होंगे। यानी गोचर का विश्लेषण इतना बारीक है कि जिसमें जो, और प्रश्न शास्त्र का तो इतना है कि कुछ नहीं छूटता है, बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा। आपको एक एक राशि का, भाव का, नक्षत्र का, एक एक कारकत्व तो आपको पता होना चाहिए, एक एक ग्रह का एक एक कारकत्व, तब आप बता पाओगे। कि आपको देखना है, पता करना है कि भाई चोर चोर कैसा है, तो आपको उसकी कद काठी आपको निर्णय करनी है कि भाई मेष लगन का है तो गोल आंखें होगी, मध्यम कट काटे होगा, पतला शरीर होगा, गोल वर्ण होगा, बाल कम होंगे, है ना, चंचल होगा, चलायमान होगा। तो आपको खुद को निर्धारित करना है। फिर उसमें नक्षत्र कौन सा आ रहा है, अब मान लीजिए कि अश्विनी आ रहा है तो उसका प्रभाव अलग आएगा, भरणी आ रहा है तो अलग प्रभाव आएगा, तो वो आपको डिटरमाइन करना है। तो वो सब चीजें प्रश्न शास्त्र में बहुत बारीक,
कि तत्व है तो कौन सा है, धर्म अर्थ काम में है तो कौन सा है, चर स्थिर में कौन सी है, द्वार भाय में कौन सी है कि चीज द्वार पे है कि भाय है कि गर्भ है कि क्या है, वो सब चीजें आपको कंठ सतोगुणी है कि तमोगुणी है कि शीर्षोदय है कि पृष्ठोदय है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, एवरीथिंग, एक भी चीज एस्केप नहीं कर सकते हो आप। तो जब प्रश्न शास्त्र करेंगे तो एक एक चीज का विश्लेषण करेंगे, तो इसलिए गोचर भी क्योंकि गोचर ही प्रश्न शास्त्र को सफल बनाता है। प्रश्न शास्त्र की सफलता गोचर के विवेचन पे निर्भर करती है, और वो है कुंडली के विवेचन से भी कितने ही गुना ज्यादा है ना। तो जब नेक्स्ट अपन लेवल पे प्रश्न शास्त्र की बात करेंगे, जहां आरूढ़ भी स्थापित करेंगे, हम एक 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 चीज पे विवेचन करके उसी टाइम सटीक निर्णय देंगे कि भाई ये होगा। तो ज्योतिषी ने ये कह दिया ना ये होगा तो होगा, लेकिन वह कहने के लिए आपको ज्योतिष शास्त्र का एक एक चीज पता होनी चाहिए, इंक्लूडिंग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। एक एक चीज, मतलब यू कांट लीव एनीथिंग, कुछ नहीं छोड़ सकते, इतना विस्तृत है। और उसका आधार गोचर है, उसका आधार गोचर है। कारण क्या कि कोई व्यक्ति कुंडली लाया, अब वो है सही, जो आंकड़े लाया वो सही है या नहीं है, ये संदिग्ध विषय होता है। लेकिन प्रश्न शास्त्र में आप तुरंत कुंडली बनाते हो, उसमें ये कोई संदेह है ही नहीं। और उसमें भी आप आरूढ़ बनाते हो तो वह उसका मन का प्रश्न है, उसमें बिल्कुल संदेह की गुंजाइश ही नहीं रही। और फिर आप वो सारे परिप्रेक्ष्य लगाते हो, और प्रश्न के भी और आरूढ़ के भी सारे नियम लगाते हो, तो परिणाम बिल्कुल सटीक आता है। तो कुंडली, आरूढ़, प्रश्न, आपने तीनों को स्थापित कर दिया। जैसा शास्त्र में कहा गया है कि व्यक्ति की कुंडली का जब विवेचन करो, तो जो कुंडली आते वक्त जो आया हुआ है, बोलते नाम की कुंडली, चंद्र कुंडली और प्रश्न कुंडली, यानी तत्कालीन जिस समय प्रवेश किया उसकी कुंडली का, चारों का विवेचन करके निर्णय डालना चाहिए। थोड़ा कठिन कार्य है, लेकिन ये तीसरे चौथे पांचवें लेवल तक पहुंचते पहुंचते आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। अभी थोड़े से ब्रेक्स ज्यादा लग गए, इसलिए आपका भी उत्साह थोड़ा कम हो गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों को रिपीटेडली, मौका मिलते ही कोई राशि लेके बैठ गए तो उसके सारे कारकत्वों को आपने याद कर लिया कि चर है कि स्थिर है, स्वभाव है, द्वार है, भाय है, गर्भ है ना, सम है, विषम है, स्त्री है, पुरुष है, क्रूर है या सौम्य है, कि ये शिष्योदय है कि पृष्ठोदय है ना, सतोगुणी है कि तमोगुणी है, कि ये कौन, उन सब का आप विवेचन करके उनका निर्णय आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, है ना? तुरंत जितनी भी चीजें हैं, तो राशि के विवेचन की जो बातें हुई ग्रह के, तो वो आपको आदत डालनी पड़ेगी और गोचर में बहुत काम आएगी। फिर मैंने आपको बताया कि अष्टक वर्ग देखना है, भाव बल देखना है, भावादि बल देखना है ना, जितने भी तरह की चीजें हैं वो सब देखनी है। दिग्बल आपको तुरंत पता चलना चाहिए, तो दिग्बल की क्या स्थिति। गोचर में इसी क्रम में मैं आगे, वो पर्चा मेरा खो गया, मैंने बनाया था ना, पता नहीं कहाँ रख के भूल गया। चलो मैं आपको एक गोचर की एक और गणना है, सूर्य से की जाती है, जिसपे फल दीपिका ने विशेष विचार किया है कि जब भी सूर्य, हम जानते हैं कि हर महीने में, हर एक महीने में अपना राशि परिवर्तित करते हैं, 12 महीने में 12 राशियों का भोग करते हैं, और 14 से लेकर 17 तारीख के बीच में राशि परिवर्तित कर लेते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो हम ये सूर्य का गोचर हमारा शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, ये जानना चाहते हैं स्पेसिफिकली। इसके बारे में फल दीपिका ने कुछ विशेष लिखा है। तो सूर्य जब राशि परिवर्तित करे, तब आप देखिए कि चंद्रमा किस राशि में है, ठीक है ना, उसको लिख लीजिए। और किस नक्षत्र में,
उसको लिख लीजिए, है ना। अब आपने वो नक्षत्र लिख लिया, 27 नक्षत्र हम जानते हैं। अब वह नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र से, आपका जो जन्म का नक्षत्र है उससे अगर पहले 1, 2, तीसरा है तो वह अशुभ परिणाम देगा, आपकी यात्राएं वगैरह करवाएगा। अगले 6 वह शुभ परिणाम देगा, आपको वस्त्र आदि अच्छी अच्छी नवीन चीजें खरीदवाएगा। फिर उससे अगले 3 वह अशुभ परिणाम देगा, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, टंटे, विवाद, हानि ये देगा। उससे अगला धन धान्य देगा आपको। फिर 3 खराब और फिर 6 अच्छे, ये क्रम चलता है। 3, 6, 9, 3, 12, 6, 18, 3, 21 और 6, 27। 3, 6, 3, 6, तो 6 वाली गणना वह शुभ है, 3 वाली अशुभ है, और शुरुआत अशुभ से करनी है। तो ये आप लगा के देखिए। इसी प्रकार चंद्रमा आपका किस राशि में, सूर्य ने जब राशि परिवर्तित की तो कौन सी मूर्ति बनी, वह निर्णय कर लीजिए आप। तो मूर्ति का विश्लेषण आप लगन से करेंगे, है ना। जो आपने राशि लिखी है और जो नक्षत्र लिखा है उससे ये वाला विचार करेंगे। अगर दोनों शुभ आ रहे हैं तो अति शुभ और अच्छा परिणाम देंगे। आप समझ सर रहे हैं? 1 से 3 सर एक बार बता, 1 से 3, 3 से 6 बता दी सर। हाँ, एक मिनट दोबारा मैं लिखता हूँ भाई। जब सूर्य ने राशि परिवर्तित की, हेलो, हाँ सर, शुरू से एक बार जो आपने भी लिखा था सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि चंद्रमा किस राशि में है। सूर्य ने जब राशि परिवर्तित की, जैसे अभी 14 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तित करेंगे और मलमास लगेगा तो वह धनु में जाएंगे, है ना। इस तरह से आप पहला तो लिख लीजिए कि किस राशि में गए और किस नक्षत्र में गए, चंद्रमा किस नक्षत्र में है। सूर्य ने जब राशि परिवर्तित की तो चंद्रमा किस नक्षत्र में है और किस राशि में। आपका जन्म का चंद्रमा किस राशि और किस नक्षत्र में है, ठीक है ना, ये आपने लिख लिया। अब जो मैंने मूर्ति विचार बताया था उसमें तो आप देखेंगे राशि से कि कौन सी मूर्ति बन रही है, और सूर्य की मूर्ति रजत मूर्ति सबसे श्रेष्ठ रहेगी, जैसा मैंने आपको बताया। अब मैं यहाँ नक्षत्र की बात कर रहा हूं, तो नक्षत्र में जो जन्म नक्षत्र है उससे चंद्रमा जिस नक्षत्र में गया है वह अगर पहला, दूसरा, तीसरा है, मान लीजिए चंद्रमा आपका जन्म नक्षत्र का अश्विनी का है और सूर्य ने जब राशि परिवर्तित की तो ये कृत्तिका में थे, तो आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा हुआ तो अशुभ हो गया। अब मान लीजिए यही जब सूर्य ने राशि बदली तो ये मृगशिरा में चंद्रमा था, तो चौथा चंद्रमा, यानी कि इसके बाद जो 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, अगले 6 ये शुभ, तो यहाँ शुभ परिणाम देगा। यहाँ पे यात्रा याद, अब ये आप तो इतना ही याद रखो कि यहाँ अशुभ परिणाम देगा, किस प्रकार के, आपके आत्मा को कष्ट पहुंचाने वाले कार्य करेगा। आप नहीं चाहते हो यात्रा करनी पड़ जाएगी, इसी से विवाद हो जाए। अगले 6 में ये आपको नवीन चीजों की प्राप्ति करवाएगा। उससे अगले 3 फिर खराब, उससे अगले 6 शुभ, उनमें आपको नवीन चीजों का प्राप्ति होगी, आपको राज की सुख प्राप्त होगा, मतलब वो उत्तम प्राप्त होंगे। फिर उसके 3 खराब और लास्ट के 6 अच्छे। तो इस तरह से ये गणना की जाती है टोटल, है ना। ये फल दीपिका का एक स्पेशल विचार है, इसको आप बना के रख सकते हो।
ठीक है ना, क्लियर हितेश जी? हाँ हेलो, सर, क्लियर हो गया? हाँ सर, हाँ हाँ जी, आशीष जी। जी सर, जी सर। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के समस्त मुहूर्तों में चंद्रमा का विशेष महत्व है। गोचर में चंद्रमा का विशेष महत्व है। और सब में आपने देखा होगा कि मूर्ति विचार हो, चाहे साढ़े साती हो, चाहे ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें सूर्य का जो विचार है, इन सब में चंद्रमा या दशा परिवर्तन में मैं चंद्रमा की शुभता शुभता, तो चंद्रमा का बल सर्वश्रेष्ठ बल है। यानी कि मेरा आत्मबल, मेरा मन बलवान होना चाहिए, है ना। इसलिए शीतकारेषु चेत मनस्तु हिमगु और चंद्रमा मन सो जात, इसलिए कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये भी एक उसका एक विचार था। अब वेद वगैरह है, ये मैं अगली बार आपको बताना उचित समझूंगा, क्योंकि लंबा विषय है और कुछ विचार और थे। मैं पुनः एक बार समराइज करता हूँ गोचर। चलो आप में से कोई मेरे को शुरू गोचर के शुरू के 10 पॉइंट बताओ, सुबह शुरू के कोई भी 10 पॉइंट बता दीजिए। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए गोचर वश कोई ग्रह अशुभ जा रहा है, लेकिन उस भाव विशेष में अष्टक वर्ग के बहुत सारे बिंदु हैं, 28 से ज्यादा है, तो वह अशुभ फल कर पाएगा? नहीं सर। हेलो, नहीं कर पाएगा। देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया, फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, एक भी चीज अपन नहीं छोड़ सकते कि सर्वप्रथम कुंडली का विवेचन करके आप ये लिखिए। दशा में भी मैंने ये बताया था, इसमें मैं बता रहा हूँ कि आपका लग्नेश वह शुभतम है। 3 लगन होते हैं, सूर्य, चंद्र और लगन, और ये कोई पाप कर नहीं सकते, ये पाप रिसिपेंट होते हैं। लेकिन सूर्य के बारे में थोड़ा सा विवेचन करते वक्त विचार करना चाहिए, वह थोड़ा अलग टाइप का, थोड़ा सा उसमें कुछ चीजें अतिरिक्त स्थापित होती हैं, पर आप तीनों को लगन स्वरूप माने। अब लग्नेश लिख लिया आपने, फिर उसके बाद आपने योगकारी ग्रह लिख लिया जो शुभ करता है ना। फिर आपने मित्र ग्रह लिख लिए, फिर आपने अशुभ ग्रहों को एक क्रम में लिख दिया। अब आप गोचर का विवेचन करने जा रहे हैं, और हर आदमी जब भी गोचर आएगा खट से, अरे यार चंद्रमा कहाँ जा रहा है, और यार चंद्रमा 8वां जा रहा है, खराब है ना। लेकिन चंद्रमा लग्नेश हुआ तो क्या खराब करेगा? वह अष्टम के पाप को कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वह स्वयं बहुत पापी है, स्वयं बहुत निर्बल है, यहाँ पे बिल्कुल बलहीन है, तो वह वहां के दुष्परिणाम को प्राप्त कर सकता है, अष्टम के दुष्परिणाम को प्राप्त कर सकता है। जैसे अभी मैंने गोचरवश आपको बताया कि मंगल अष्टम में चले गए और वहां वह निर्बल हो गए, इसलिए उन्होंने वह चीज को प्राप्त किया, खुद के ऊपर इंप्लीमेंट होने दिया। देखिए, ये ज्योतिष की टर्मिनोलॉजी को पकड़ना है आपको कि शास्त्रों में ऐसे नहीं लिखा हुआ है ना। यहाँ लग्नेश गया है, वह बलहीन है, तो वह अष्टम के दुष्प्रभावों को प्राप्त कर रहा है। वहां सूर्य है, वह बलहीन होने के बाद अपने दुष्परिणामों को प्राप्त कर रहा है, दे नहीं रहा है ना, इस तरह से। तो योगकारी ग्रह है, तो वह जिस भाव में जाएगा वहां उत्तम करने की कोशिश करेगा। अगर वह शुभ करता है, अगर वह बलवान है, अब मैंने सारी आपको बताया, तो वह हर जगह पाप को कम करेगा और शुभ को बढ़ाएगा। ग्रह सौराशि का या उच्च का जा रहा हो तो वह खराब होने के बाद भी शुभ करता है। ग्रह अच्छा हो, वह नीच राशि शत्रु राशि में जाता है तो वह अशुभ करता है। लेकिन ग्रह गोचर हो कितना भी खराब हो, शुभ दृष्टि प्राप्त कर ले तो उसका, शुभ ग्रह से निरीक्षित हो जाए, देखा जाए तो उसका पापत्व खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, और यहाँ तक लिखा शास्त्र में खत्म हो जाता है। तो वह भी आपको देखना पड़ेगा। मैंने आपको दिग्रह गोचर भी बताया। अब जैसे अभी के गोचर में अगर अपन बात करें कि कोई
गुरुदेव किसी को देख लें तो उसका पापत खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि भावेश के अनुसार पापत्व के साथ साथ नैसर्गिक सुबत्व और पापत्व का एडजस्टमेंट आपको करना है। प्राथमिकता भावेश के अनुसार प्राप्त सुबत्व और पापत्व की रहती है, उसमें गलती नहीं करनी। ठीक है ना? तो गोचर में अब मेरे हिसाब से सिर्फ जो रहता है शेष वह वेद, प्रतिवेद और वामवेद। ये मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, पूर्ण रूपेण समझा दूंगा। गोचर में एक जो विशिष्ट और स्पेशल है वह अगले लेवल पे लेंगे, है ना? विशिष्ट जो अल्टीमेट रहेगा, है ना, वह अगले उसमें लेंगे, जिसमें हम बहुत गहराई तक जाएंगे। और जब प्रश्न शास्त्र करेंगे तो और विस्तृत बात करेंगे। ठीक है ना? आप लोग भी शादी विवाहों में बहुत व्यस्त रहे इस समय। इस समय अच्छा, अभी तो एग्जाम की ओर तैयारी हो रही है, कुछ लोगों के एग्जाम भी है इस समय। किसने कोई कुंडली देखी, कुछ विशेष चीज पाई, कोई बता सकते हैं? हेलो हेलो। सर प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी कपिल जी। सर जैसा मैंने डिस्कस भी किया था आपसे, 3-4 कुंडली आई थी मेरे पास, और हाँ। सभी में सर वो मानसिक पीड़ा, मतलब मानसिक चोट या मानसिक मंद बुद्धि या मनोविकार या इस टाइप की कुछ चीजें थी। हाँ फिर आपने बताया भी था कि जो तीसरा भाव होता है वो मस्तिष्क होता है। अगर हाँ। वहाँ पे पाप ग्रह है, मंगल केतु है या इसी टाइप के कोई सिचुएशन है, उसी की दशा या उसका गोचर है, तो स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है। तो सर बिल्कुल। वैसा पाया भी क्या कुंडली में, मतलब वैसा है भी जातक के साथ? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमारा सबकुछ, हमारा जो कॉशियस माइंड है वो 4th हाउस है, हमारा सबकॉशियस माइंड है वो 3rd हाउस है, और जो मेरा मस्तिष्क कहा गया शास्त्र के अनुसार बुध की मिथुन राशि, तो मेरा जो दिमाग है वो है 3rd हाउस है। तो 3rd हाउस, जबकि मेरे को मेमोरी देखनी हो तो 3rd हाउस देखना है, बुद्धि देखना है ना? तो वहां पे अगर पापत्व आता है तो मेरी विद्धि या तो बुद्धि कुटिल हो जाएगी, और अगर ज्यादा भाव भावेश कारक यानी बुद्धि और कारक मंगल भी पीड़ित हो जाए तो आदमी की मानसिक रूप से, और उसमें अगर अष्टम और 12वें का और सहयोग हो जाए तो अवश्य उसको मानसिक संताप पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग अब गोचर भी हो गया, दशा भी हो गई, अब तो जो है ना उत्कृष्टता की ओर जाने की बात है कि षोडश वर्ग और षड वर्ग और पढ़ाऊंगा मैं, उसके बाद ये लेवल खत्म। तो अब तो कुंडली आपको फटाक से समझ में आनी चाहिए, यूं देखिए और खट खट खट, यूं देखते ही खट आपको इंस्टेंटली पता चलना चाहिए कि कुंडली की स्ट्रेंथ क्या है। आप 4-5 चीज देखो, आप तुरंत बता दो कि कुंडली की स्ट्रेंथ क्या है। आप कोई भी कुंडली, मतलब आदमी अगर आपको उल्टा भी बोल रहा है तो भी आपको नहीं, ये अगर कुंडली है तो ये है, ऐसा होना चाहिए। तो अभी कुंडलियां कौन कौन देख रहे हैं अपने में से? कपिल जी तो देख रहे हैं, कपिल जी प्रोफेशनली बहुत अच्छा देख रहे हैं, और ये लगातार डिस्कस भी करते हैं, तो बहुत आनंद आता है, और अच्छी अच्छी बातें पूछते हैं, और इनके प्रिडिक्शन भी बिल्कुल एक्यूरेट जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि शास्त्र को स्थापित करके निर्णय निकाल रहे हैं, तो वह कॉन्फिडेंस भी आता है और सत्य भी होती है। जैसे इन्होंने कुंडली दिखाई और इन्होंने उसको कहा वो इसके प्रबल दुर्घटना का योग है, और इन्होंने जो तारीख बताई उसी तारीख पे उस पर एक्सीडेंट हुआ और वो व्यक्ति आईसीयू में है। क्या स्थिति है साहब उसकी? हेलो? अभी वो कोमा में ही है। कोमा में ही है ना? तो उसका गोचर जब बदलेगा, जब कुछ होगा, हाँ, तो लेकिन सर आप वो भी देखिए। कुछ मतलब हैं? कुछ उसको चुकौती आते हैं तो वो मतलब थोड़ा मूवमेंट करने लग गया, अब थोड़ा हाँ हिलने हाँ। लग गया। तो हाँ, तो गोचर और बदलेंगे ना तो और अच्छा हो जाएगा। जिस सूर्य राशि परिवर्तित करेंगे ना तो और परिवर्तन आएंगे। तो ऐसे ऐसे अपन को अभी, और इनके अलावा और कौन देख रहा है प्रोफेशनली कुंडली, या शौकिया एमेच्योर तौर पे कौन देख रहा है? पंकज जी आप देख रहे हो?
जी सर, देखी थी एक आध कुंडली देखी। अच्छा, चलो क्या परिणाम रहा? सर जो बताया ना मैंने, हाँ, तो उसने उसने वही प्रॉब्लम बताई। हाँ सर ये हो रहा है। उसके क्या है, हाँ। गुरु की नीच की दशा चल रही थी, तो उसके हाँ, जॉब में प्रॉब्लम आई थी और बिल्कुल। आर्थिक तरीके से बहुत तंग था वो। हाँ, तो धन कारक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और राजेश जी आप सर देख रहे हो? हाँ, बताओ बताओ। हाँ मतलब सर हमको जैसे कुंडली देखते हो तो पता तो लग ही जाता है एक बार कि हाँ ये प्रॉब्लम तो है। हाँ, कोई सी भी लो प्रॉब्लम आप। या अच्छाई, प्रॉब्लम या बिल्कुल अच्छाई हाँ। दोनों पता चलेगी, जी आपको सर तुरंत लगती पता है। चलेगी। हाँ, हाँ। अगर आप 5-7 पैरामीटर में जाते हो, आपने कुंडली खोली, कुंडली खोलते ही आपने ग्रह देखे, ग्रह के बाद नवमांश देख लिया, हाँ सर बिल्कुल नवमांश के बिल्कुल बाद हम आपने समझ जाते हैं। षडबल देख लिया, षडबल के बाद आपने षोडश वर्ग देख लिया, भाव बल देख लिया, भाव भावादि बल बिल्कुल देख लिया, बिल्कुल अष्टक वर्ग देख लिया, है ना, और विंशोपक बल देख लिया, तो आपको एक आइडिया तो तुरंत क्रिएट हो जाएगा कि हाँ यार आइडिया ये होता कुंडली है क्या वो बिल्कुल सर होने है लग ना। गया। अब आप क्या फिर करवा से फिर सब उसको बिल्कुल आइडिया प्रिसाइज होने जाने लगे। के लिए आप फिर उसको मित्र अधिमित्र, जो मैंने आपको पहले मैं एक क्लास लूंगा, ये षडबल और षोडश खत्म होने के बाद, हम्म, कि योग होने के बाद भी क्या वह ग्रह, वह चीज या वह कारकत्व उत्पन्न कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ऐसी कौन सी परिस्थितियां कि आप देख रहे हो कि सब कुछ बढ़िया है पर कुछ नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग आएंगे, आप देखोगे और कुंडली बहुत जोरदार और हो कुछ नहीं रहा। वह क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? आपने देखा यार कुंडली बिल्कुल बेकार है, लेकिन उसको बेकार नहीं हो रहा, उसके टाइम अच्छा गया, तो ऐसा क्यों हुआ? तो वह स्थितियां मैं आपको ना ये कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा कि फलित में वह अपने फल दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। फिर ज्यादातर ज्योतिषी, बल्कि 99% ज्योतिषी कालपुरुष की कुंडली को मद्देनजर नहीं रखते हैं। दूसरी बात, कारकत्वों को बिल्कुल भूल जाते हैं। कारक कहाँ का है ग्रह? तो गुरु की महादशा है, गुरु की महादशा है और गुरु पीड़ित है। अब नीच का गुरु, नीच के गुरु की दशा है। अब मान लीजिए तुला राशि है और 10 चतुर्थ में नीच की महादशा है। अब एक तो लग्नेश का शत्रु है गुरु, फिर नीच अलग, नीच अलग, और फिर 2 अशुभ स्थानों के स्वामी हो जाएंगे। आप समझ रहे हो ना? तो ये गुरु जो है सिर्फ अपने इन 2 भावों का ही खराब फल नहीं देंगे, बल्कि वह 5 भावों के कारक भी हैं। वो 5 भाव को खराब करें। अब गुरु का अकेले का खराब होने का मतलब है कि वह, आप सोच लो, आप सोच लो कि मतलब 70% कुंडली को अकेले गुरु खराब या शुभ कर सकते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हेलो? लेकिन कारक को भूल जाते हैं, कारक को भूल जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मंगल छठे के और तीसरे के कारक हैं, 2 अशुभ स्थानों के कारक, और शनि जो है ना 8वें के 12 के वाला कारक है। अगर उनकी दशा अंतरदशा आई और उनमें पापत्व है और कहीं वो इन्हीं भावों में बैठे हुए हैं, तो मान के चलो कि वह कैसी दशा जाएगी सोच लो। लेकिन अगर वह एक दूसरे से पापी होकर षडाष्टक बैठे हुए, तो वह दशा शुभ जाएगी, एक दूसरे की हानि करेंगे, शुभ उत्पन्न होगा। तो क्या ऐसी स्थिति ठीक है? उनके नीच का कौन सा लगन था पंकज जी? जी सर, वो शायद तुला लगन था सर। तुला लगन, तो वो तो मामला गड़बड़ है। ये है। आप तो कारकों को मत भूलो, कारकों को बिल्कुल मत भूलो। बुध की महादशा है तो बुध कारक है चौथे भाव के, और शुभ है, अगर बुध शुभ है तो भाव अपने दोनों भावों के भी अच्छे देंगे, जिस भाव में बैठे हैं उसको भी देंगे और सारे सुख उत्पन्न करेंगे। लेकिन बुध की महादशा में चौथे भाव को कोई नहीं ध्यान करता, चंद्रमा की महादशा में चौथे भाव को कोई ध्यान नहीं करता। ऐसे ही कालपुरुष की कुंडली में वो किस भाव के स्वामित्व को प्राप्त किए हुए, उसका भी विश्लेषण करो कि बुध जो है उनकी दशा है तो तीसरा और छठे भाव
तीसरा और छठा भाव, यानी कि इनके जो कारकत्व है उनका विशेष ध्यान रखना है कि अगर वह शुभ है तो बाधा, रुकावट, रोग, अवरोध, परिश्रम इनसे बचाएंगे, आदमी का दिमागी तौर पे बहुत काम लेंगे और रोग रिपुर इनसे बचाएंगे। लेकिन अगर वह बुध खराब है तो आपके सुख सारे छीन लेंगे। क्यों? क्योंकि तीसरे का पाप उत्पन्न कर देंगे और छठे का पाप उत्पन्न कर देंगे, आपका सारे सुख खत्म। तो ज्योतिष के लिए आपको संपूर्ण विवेचन आना ही चाहिए। देखो, मेरा आपको जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ कि आई वांट टू लिव नो स्टोन अनटर्न। एक एक चीज पता होनी चाहिए। सूर्य की महादशा है और सूर्य बलवान है, तो मेरे को पता है कि सूर्य जिस भाव का स्वामी है उसके परिणाम तो देगा ही, जहां बैठा उसके भी देगा, परंतु साथ ही वह पहले 10वें और 9वें का कारक भी है। तो आप सोचिए, अकेले ऐसे सूर्य की महादशा आ जाए तो आदमी कहां से कहां जाएगा, कैसी उन्नति करेगा, और वो शुभ करता हो। अगर मान लीजिए वही सूर्य पीड़ा में है तो आपका लगन खराब, आपका भाग्य खराब और आपका कर्म खराब। आप सोचिए कितनी पीड़ा पाएगा आदमी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो कारक को नहीं भूलना है। जो विशेष चीज है कारको भावना से है ना, वह मैं आगे बताऊंगा। आप केंद्राधिपति है वो मैं आगे बताऊंगा। बाधकपति के बारे में मैं अगले क्लास में आपको क्लियर अगले लेवल में बताऊंगा, है ना। विपरीत राजयोगों के बारे में बहुत विवेचन करने वाला हूँ, और मैं कुछ बेसिक योगों के बारे में इसी क्लास में बात करूंगा सेकंड लेवल में, ताकि आपको थोड़ी जोश आवे, आपको जुनून बनने, आपका तीसरा भाव जागृत, आपका तीसरा भाव जागृत, है ना। आपको एक विशेष बात बताता हूँ, चलो आज की क्लास का एक सबसे टॉप टॉपिक हो जाएगा। कल आपने अगर फलदीपिका पढ़ी हो तो थर्ड हाउस लॉर्ड जो है ना, ये कहीं पे भी जाए ये खल योग बनाता है, कहीं पे भी जाए खल योग बनाता है फलदीपिका। अन्य किताब ये कहती है कि 3, 6, तीसरे का स्वामी अगर अशुभ स्थानों पर जाए, स्पेशली छठे और 11वें में, तो यह शुभ उत्पन्न करता है, बुरे का बुरा करके। लेकिन फलदीपिका कहती है खल योग बनाता है, और सत्य बात है। 4th हाउस मेरा सुखों का है, 3rd हाउस मेरे सुखों की हानि, वह है परिश्रम है, कठोर परिश्रम है, यात्राएं हैं, है ना, लगातार मेहनत है, और पराधीन का भोजन भी है। वहां से मेरे को हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा 3rd हाउस के लिए, और माइंड को हमेशा सजग रखना पड़ेगा। लेकिन मेहनत बहुत है, मेहनत बहुत है। तो ये जहां पे भी, और बाधा, रुकावट, अवरोध तीसरे हाउस से आती, तो ये जहां पे भी जाएगा 3rd हाउस लॉर्ड, वहां वैसा ही करेगा। लगन में जाएगा तो लगन के अंदर अवरोध पैदा करेगा, लगन से खूब मेहनत कराएगा, जबरदस्त वाली, है ना। पढ़ाई, द्वितीय भाव जो ज्ञान का, उससे 12वां जाएगा तो ज्ञानहीन कर देगा, आदमी को अनपढ़ बना देगा, क्योंकि इसको तो परिश्रम कराना है, शारीरिक मेहनत करानी है। ये बुध का घर, लेकिन यहाँ से शारीरिक मेहनत देखी जाती है ना। तो शारीरिक मेहनत कराए तो वहां लगन को खराब करेगा। द्वितीय में जाएगा तो द्वितीय को खराब करेगा। वहीं वो परिश्रम करके, यानी कठोरता से, कठिनता से, मेहनत से, बाधाओं के साथ, रुकावटों के साथ चीज प्राप्त होगी। यानी कि आपके पूर्ण प्रयास से ही चीज प्राप्त होगी। जितना आपका पराक्रम होगा उतना मिलेगा, यानी उस भाव से संबंधित आपको पराक्रम करना ही है। धन में बैठ गया तो आपको धन के लिए पराक्रम करना ही पड़ेगा, अन्यथा धन नहीं आएगा। तो जिस भी भाव जो है में जाता है तो ये खल योग बढ़ाता है। फलदीपिका में ये स्पेशल वर्णन है, तो आप पढ़ना।